और शुरुआत करेंगे शिमला से आई बड़ी खबर के साथ। सीमेंट विवाद को सुलझाने की बड़ी कोशिश लगातार जारी है। सीमेंट की दरें निर्धारित करने पर सरकार का जोर। सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने बनाई सब कमेटी। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक होंगे अध्यक्ष। ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि बनाए गए सदस्य। सब कमेटी की ट्रक यूनियनों के साथ आज पहली बैठक होना है। इसमें माल भाड़े के विवाद में निकलेगा हल। कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर विवाद चल रहा है। तो अहम खबर, सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। शिमला से ये अहम खबर है, जहां सीमेंट की दरें निर्धारित करने पर सरकार का जोर है। सीमेंट विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने सब कमेटी। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक होंगे अध्यक्ष। ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। सब कमेटी की ट्रक यूनियनों के साथ आज पहली बैठक होना है। शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्या कुछ आज अहम रहने वाला है, तफसीलात चाहेंगे। अब हिना सरकार लगातार पूरी कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर दिख रहे हैं। कमेटियों का अलग अलग गठन किया गया है और पिछले कल ही एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। अब सब कमेटी हम इसको कह सकते हैं, जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एमडी हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार अब दोहरी जो रणनीति है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहला तो जो विवाद कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों को इकट्ठे बिठाया जा रहा है, कभी डीसी की अध्यक्षता में बिठाया जा रहा है तो कभी जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता में बिठाया जा रहा है। तो एक कोशिश सरकार की है कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और प्रोडक्शन जो है तो वो जल्द शुरू की जाए, ताकि जो प्रदेश भर में डिमांड सीमेंट की है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप सरकार दूसरे तरीके से अपना रही है वो ये है कि जब सत्ता में जब चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में जोरों पर था और कांग्रेस सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी, तब एक वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि प्रदेश भर में लोगों को सीमेंट सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जो मौजूदा दरें हैं उनसे सस्ते दामों पर जो है तो वो सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर ये सब कमेटी बनाई गई है और अब ये कोशिश की जा रही है, वो पूल्स ढूंढे जा रही हैं, वो स्थान ढूंढे जा रहे हैं जहां से जो लोगों को सप्लाई है सीमेंट की वो सस्ती हो सके। चाहे फिर उसमें माल भाड़े की जो दरें हैं उसमें कमी की बात हो, या फिर कंपनी में प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है उसको कम करने की बात की जा रही है। चाहे सरकार की तरफ से कुछ रियायत देने की बात हो या फिर कंपनी से कुछ रियायत मांगने की बात हो, इस तरह जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये सब कमेटी बात कर रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को 20 से 30 रुपए पर बैग जो है तो वो सस्ता मिल सके। इसको लेकर भी जो है तो वो सरकार ने पिछले कल से ही जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और आज जी बैठक जो ये सब कमेटी बनाई है ये ट्रक ऑपरेटर्स के साथ करेगी। उसके बाद ये दूसरी बैठक जो है तो वो फिर जो कंपनी कितने बजे ये बैठक होना है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी राजेंद्र? कमेटी और उस खाके को फिर करीब 11 बजे ये शेड्यूल किया गया है कि 11 बजे से बैठकें शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि जो अधिकारी हैं वो करीब 10:30 बजे जो है वो कार्यालय में वो एक सब कमेटी के रूप में बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके जो अलग अलग यूनियन है वो उनके प्रतिनिधि आते रहेंगे और ये एक क्रमवार ही सिलसिला चलने वाला है। तो इस अहम बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और शिमला से बड़ी खबर, आईजीएमसी अस्पताल में चल रहे लंगर को मिला है बिजली पानी का नोटिस। डीडीयू अस्पताल में चल रहे लंगर चलाने वालों को नोटिस दिया गया है। डीडीयू में लंगर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक लंगर की जगह खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त की एक और अहम खबर शिमला से ही बड़ी खबर, जहां आईजीएमसी अस्पताल में चल रहे लंगर को बिजली पानी का नोटिस दिया गया है। डीडीयू अस्पताल में चल रहे लंगर चलाने वाले को नोटिस दिया गया है। डीडीयू में लंगर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक लंगर की जगह को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तो अहम खबर, बिजली पानी को लेकर यहां पर नोटिस दिया गया है और क्या कुछ इस पर रिएक्शंस हैं, किसने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि पिछले 3 सालों से 2019 से हम लोग डीडीयू हॉस्पिटल शिमला के अंदर लंगर बर्तारा करते आ रहे हैं।
अचानक कल मुझे ये पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस लंगर को 31 दिसंबर तक हटाने का ऑर्डर कर दिया गया है और अचानक 4 दिन के अंदर हमें ये कहा गया है कि हम इसे हटा दें। और उसमें मुझे कल लेटर के माध्यम से ये भी पता लगा कि उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि ऐसे एक्सटेंशन का हमारे को कोई भी नॉलेज नहीं है, हमारे को कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में, ना ही हमारे को लंगर हटाने के लिए कोई नोटिस या किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कागज़ पत्र का पत्राचार हुआ है हमारे साथ। और सीधे इसके ताल्लुक से डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, नोटिस इशू किया गया है, क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस में, क्या इसमें कोई टाइम लिमिट दी गई है? देखिए हिना, जिस तरीके से शिमला में लगातार ये जो लंगर विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरीके से आईजीएमसी अस्पताल की बात करें तो पूर्व की जो सरकार है वहां पर जो बिजली पानी काट दिया गया था, जो अलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी द्वारा एक लंगर वहां पर चलाया जाता था। और अब जैसे प्रदेश में सरकार में बदलाव हुआ है उसके बाद जो वहां पर लंगर चलता था उसे जो है वो सुविधा दे दी गई है। लेकिन दूसरी ओर जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है शहर का, वहां पर जो एक अलमाइटी सोसाइटी द्वारा जो लंगर चलाया जाता था, उनको एक नोटिस मिला है कि 31 दिसंबर तक आप ये जगह जो है खाली कर रहे, और जगह का अभाव बताया गया है। अस्पताल प्रशासन से जब बात हमारी हुई तो ये कहा जा रहा है कि जगह नहीं है, जिस कारण जो है ये लंगर यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं लगाया जा सकता, इसलिए 31 दिसंबर तक इसे जगह खाली करने के आदेश दिए गए। जबकि पूर्व की जो सरकार है उन्होंने जो है 5 साल जो है लंगर लगाने की अनुमति इस संस्था को दी थी, लेकिन अब जो 31 दिसंबर तक इस जगह को खाली करने के जो है आदेश दिए जा रहे हैं। तो लगातार इसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग रोज जो है खाना खाते थे, चाहे आईजीएमसी हो या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो। तो ऐसे में लोगों को काफी इससे दिक्कतें आ रही है, तो अब इसे राजनीति से लगातार जो है लंगर को जो है जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, तो इस मामले में क्या कुछ और रिएक्शंस रहेंगे उस पर नजर बनी रहेगी। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। हमीरपुर पेपर लीक मामले में सभी 6 आरोपियों को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। इसमें मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि अन्य 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। उधर विजिलेंस टीम की तरफ से अदालत में तर्क दिया गया कि आरोपियों के ठिकानों पर मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव कुमार से अभी और भी पूछताछ की जानी बाकी है। विजिलेंस की तरफ से 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। हमीरपुर पेपर लीक मामला, पुलिस रिमांड पर 2 आरोपी। तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है उमा आजाद और संजीव को, और बाकी लोगों का को 14 दिन का जुडिशियल। और हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तर अपडेट के साथ हमारे साथी जसबीर कुमार, जो कि लगातार इस अहम मामले पर तमाम तर जानकारी जो है वो दे रहे हैं। जसबीर, क्या कुछ इसमें अभी तफसीलात हैं? जी बिल्कुल हिना, आपको बताएं कि जो पेपर लीक मामला है उसमें जो 6 लोग गिरफ्तार किए थे, उनसे गहनता से पिछले 4 दिनों में पूछताछ की गई। और जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि इन जो 6 लोगों से पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि हिमाचल में कहां कहां उन्होंने पेपर का सौदा किया था और कौन कौन सा पेपर बेचा जाना था। इन सारे पहलुओं को लेकर जो एसआईटी वो भी पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल जो अभी जो आगामी जो कोर्ट के द्वारा जो पिछले कल फिर पेश किया है, तो 3 दिन का 2 लोगों को, जो उमा आजाद मुख्य आरोपी महिला है और उसके साथ जो दलाल संजीव कुमार, उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और बाकी 4 आरोपियों को 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया है। तो फिलहाल जो एसआईटी की टीम है उसके द्वारा पड़ताल की जा रही है और उस पर 2 या 3 दिनों के भीतर इस सारे मामले का खुलासा किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का भरोसा दे दिया है। सीएम ने सचिवालय में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटीज दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से जरूर लागू करेगी।
हमारी शुरू से एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। इसके सिवाय ना हमारे पास कोई विकल्प है, ना हमने ऐसी कोई मांग रखी, और सरकार ने भी सीधे सीधे कहा है कि आपकी जो एकमात्र मांग है उसको पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे कोई बीच के रास्ते की ना हमारी ओर से मांग की गई है, ना सरकार ने हमें कहा। इसका मतलब पहली कैबिनेट है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार को और उनके पार्टी को पता होगा कि पहली कैबिनेट जैसे ही गठित होगी कब करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी है, और ना हमारी ओर से ऐसा कोई विशेष दबाव है कि पहली कैबिनेट आप आज कर लें, कल करें। वो चाहे 10 दिन बाद करें, चाहे 1 महीने के बाद करें, हमें इंतजार पहली कैबिनेट का है। ओपीएस वालों से हमारी बातचीत हुई है और हमने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस देना है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी उसका हमें कुछ बातें उन्होंने बताई है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। सीएम ने शिमला के मशोबरा स्थित वृद्धाश्रम, नारी सेवा सदन और मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने वहां सुख सुविधाओं का जायजा लिया और नारी सेवा सदन में रह रही महिलाओं को सर्दियों से बचने के लिए कंबल, मफलर और मिठाइयां भी बांटी। यहां सीएम ने सरकारी वृद्धाश्रम, नारी सेवा सदन, बालिका आश्रम और अनाथालय में रह रहे बच्चों को हर त्योहार पर फेस्टिव अलाउंस देने का ऐलान भी किया, ताकि वो त्योहारों पर अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकें। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले मैं उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उस दृष्टिकोण से उनसे हमने कुछ सीखा और एक विचार बनाया कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको ये कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि जो कांग्रेस की सरकार आई है वो माता पिता की तरह उनके साथ प्यार रखती है, और जो हमसे हो सकता है उनके माँ बाप की तरह तो हम दे नहीं सकते, उस कमी को हम ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सके। हिमाचल प्रदेश में 3 हम ये सोशल वेलफेयर बोर्ड के तहत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें ओल्ड एज बुजुर्ग भी रहेंगे, ऑर्फन भी रहेंगे, डम एंड डफ भी रहेगा, खेलने के लिए ग्राउंड भी होगा, और जहां अच्छा सा इंडोर स्टेडियम भी होगा। ये सब दृष्टिकोण से उन्हें एक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ऑर्फन बच्चों को, लेडीज को फेस्टिव सीजन होता है, जैसे लोहड़ी होगी, दीपावली होगी, जन्माष्टमी होगी, इसमें बच्चों को हम फेस्टिव अलाउंस देंगे, ताकि वो अपने त्योहार वाले दिन, दीपावली दिन अगर बच्चे पटाखे देख लेना चाहते हैं, मिठाई खरीदना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से उनको वो सुविधा भी देगी जो अभी तक नहीं थी। और आने वाले समय में जो इनके हॉस्टल्स बनेंगे वो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाने की हम किरायत में आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पंडा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2526 ऑक्सीजन वाले बेड और कोविड रोगियों को समर्पित 2046 बेड मौजूद हैं। बैठक में मिशन निदेशक NHM हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य में कोविड के केवल 28 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केवल 3 अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। शिमला के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी का स्थापना दिवस कल मनाया गया। यहां कांग्रेस सेवा दल की ओर से सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भर्ती घोटाले में भाजपा का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। जयराम सरकार में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। साथ ही संगठन और प्रतिभा सिंह का जो आदेश होगा वो पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ध्वजारोहण किया और सभी मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में कई विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता मौजूद रहे। बिहार से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर CR से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफर हमने तय किया। ये
पेपर लीक मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीएम सुक्खू को राजनीतिक द्वेष और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बयान नहीं देना चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधानसभा सत्र में सरकार से हिसाब मांगेगी। मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बात करेंगे इनसे। तमाम इश्यूज हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम की रही है। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि सरकार का इसी कारण से घोटाले आ रहे हैं और अब हम जांच कर रहे हैं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पिछले 3 साल की पूरी चीजें खंगालनी पड़ रही है। देखिए, वो जांच करें और मैं तो स्वागत करता हूँ, जांच होनी चाहिए और गलत हुआ है तो उसके बारे में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने किसी भी गलत आदमी को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से आरोप मत लगाएं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होकर के जो गलत हुआ है उस पर केंद्रित रहें और जो नौजवान वहां पर जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे, जिनकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो रुकी पड़ी हुई है, जिन्होंने आने वाले समय में अभी रिटन एग्जाम के लिए जाना था, एक बहुत सारी हजारों की संख्या में हमने पोस्टें क्रिएट की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से पूरी होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी के खिलाफ अगर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बहुत बड़ा मुद्दा था। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, कैबिनेट तो हुई नहीं और होने की संभावना भी अभी लगती नहीं, मुझे मालूम नहीं होगी भी कि नहीं होगी। 2022 की सरकार की कैबिनेट 2023 में अब होगी या नहीं होगी मालूम नहीं अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो भी करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वो करें, लेकिन मेहरबानी करके इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। पुलिस भर्ती में जब मामला हमारे ध्यान में आया, हमने सीबीआई की जांच के लिए भेजा है, सीबीआई उसकी जांच कर दी है। किन्नौर में नाकू झील का पानी जमने के साथ ही आइस स्केटिंग के 3 दिवसीय कैंप का यहां आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों बच्चे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप कंवर ने बताया कि नाकू झील में आइस स्केटिंग और फुटबॉल खेलों का आयोजन सर्दियों में झील के जमने के बाद शुरू किया जाता है। इस बार भी नाकू झील का पानी पूरी तरह जम चुका है और 3 दिनों तक यहां प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। SSC क्लब जो है यहाँ का लोकल क्लब है और एक टूरिज्म सोसाइटी है, उनका बहुत योगदान रहा है और लोकल जो प्रशासन है, लोकल और यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत योगदान रहा है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और धर्मशाला में 38वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ हो गया है। 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय इस युवा उत्सव का शुभारंभ डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। जिला युवा सेवाएं और खेल अधिकारी एनपी गुलेरिया ने बताया कि राज्य स्तरीय युवा उत्सव में 450 के करीब प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। लाहौल स्पीति के प्रतिभागी बर्फबारी के चलते नहीं पहुंच पाए हैं। करीब 50 प्रतिभागियों का चयन नेशनल के लिए होगा। कर्नाटक के हुबली में 12 से 16 जनवरी तक नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, अर्धशास्त्रीय संगीत, नाटक, एकांकी भाषण प्रतियोगिता, लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति होने वाली है। पर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लगभग जो एक्सपेक्टेड हमारे 500 हमारे जो जजेज है। और हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। आज और कल बारिश और बर्फबारी होगी। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बर्फबारी का यह अनुमान है। 29 और 30 यानी आज और कल वहां बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्व अनुमान है। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। तो अहम 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक वहां मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। और न्यू ईयर के जश्न के लिए मनाली पर्यटकों से गुलजार हो गया है। मनाली के मॉल रोड सहित आसपास के इलाकों में पर्यटक डीजे की धुन पर खूब थिरकते नजर आ रहे हैं। मनाली के अधिकतर होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
छोटी काशी मंडी में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सिख समुदाय ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक पडल गुरुद्वारा के नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गतका कला विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी रही। नालागढ़ में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम डिग्री कॉलेज के गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों की याद को समर्पित अटूट लंगर का आयोजन किया गया। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।